अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद अनस हमज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टॉक। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारे चैनल की हर अपडेट आपको मिलती रहे। आज की ये वीडियो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स पर बेस होने वाली है, जिसमें मैं जो है डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को आपको एक्सप्लेन करूँगा कि और कुछ ट्रिक्स बताऊँगा कि उन न्यूमेरिकल्स को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एनालिटिकल प्रॉब्लम्स होंगी और वीडियो के एंड में जो है आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जिन्हें सॉल्व करके आप पेपर्स के लिए एग्ज़ाम्स के लिए अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, हमारे पास क्वेश्चन पढ़ के हैं। द फॉलोइंग मोलरिटीज़ वर कैलकुलेटेड फ्रॉम रेप्लिकेट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी मोलरिटीज़ यहाँ पे जो है दी गई हैं। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसके और उसमें जो है उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने सॉल्यूशन की स्टैंडर्डाइजेशन की और नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट्स परफॉर्म किए। और नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट्स परफॉर्म करने पे हमें डिफरेंट उसकी जो है मोलैरिटीज़ मिली। अज्यूमिंग नो डेटर्मिनेट एरर्स, हम अज्यूम कर रहे हैं कि उस पूरे एक्सपेरिमेंट में कोई डेटर्मिनेट एरर मौजूद नहीं था। विद इन वट रेंज आर यू 95% सर्टेन दैट द ट्रू मीन वैल्यू ऑफ द मोलरिटी फॉल्स। तो बेसिकली इस सवाल के अंदर हमसे जो है रेंज पूछी जा रही है कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर क्या रेंज होगी जिनमें ये तमाम वैल्यूज़ फॉल कर रही हूँ। तो रेंज आपको पता है कि रेंज की जब हमारे पास बात आती है तो उसमें एक वैल्यू हमारी होती है जो सबसे कम होती है और एक वैल्यू जो हमारे सबसे ज़्यादा। यानी कस्टमर दुकानदार के पास आता है और वो किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू पूछता है तो वो भी उसे रेंज में प्राइस बताता है। तो इसी तरीके से इस सवाल में भी कंसंट्रेशन का पूछा गया है कि 95% कंसर कॉन्फिडेंस लेवल पर क्या रेंज होगी। तो रेंज का जो है हमारे पास ये फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है जिसके अंदर ये यूँ जो है आपके पास रेंज को इंडिकेट कर रहा है। एक्स आई जो है आपका मीन है और टी जो है आप टी टेबल से जो है ना यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। एस जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को शो कर रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेटर से निकालेंगे। और एन मीन्स नंबर ऑफ़ रिप्लिकेट्स। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट्स यूज़ किएंगे तो यहाँ हम एन की जगह 8 लगा देंगे। तो बस सिंपल सा ये क्वेश्चन है जिसके अंदर आप तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और एंड में आपके पास आंसर आ जाएगा रेंज की फॉर्म में। अब रेंज यहाँ पे देखें प्लस और माइनस दोनों में। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ प्लस करूँगा तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी और इसी तरह इस वैल्यू को अगर मैं इस वैल्यू के साथ माइनस करूँगा तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू आएगी। इस सूरत हाल में मेरे पास एक रेंज आ जाएगी। उस रेंज का मतलब ये होगा कि ये जो वैल्यूज़ इन्होंने दी हैं ये तमाम वैल्यूज़ उस रेंज में लाई कर रही होंगी। तो जब भी आपको इस किस्म का सवाल आए तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपको न्यूमेरिकल में आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो इस सवाल में हमें क्या पूछा जा रहा था, व्हाट रेंज आर यू। रेंज जैसे ही जहन में रेंज का कॉन्सेप्ट आया, आपने देखा रेंज हमसे पूछी जा रही है तो आप फ़ौरन से फार्मूला जो है रेंज का लिख लेंगे अपने पास और फिर देखेंगे उस फार्मूले में क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है और फिर देखेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। अब हमें मोलैरिटीज़ यहाँ पे दी हुई थी तो मोलैरिटीज़ के ज़रिए हमने इनकी मीन वैल्यू निकाल ली। टी आपको टी टेबल से मिल गया। एस स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे और एन भी आपको गिवन है। अगर कोई चीज़ नहीं गिवन होती तो फिर फर्दर हम उसके लिए दूसरा फार्मूला यूज़ करते ने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तो दूसरे न्यूमेरिकल में हमसे कहा जा क्या जा रहा है, इन फार्मास्यूटिकल क्यूसी लेबॉर्ट्री। एक फार्मा जो है फार्मा में क्यूसी की लेबॉर्ट्री है। एफिशिएंसी ऑफ द कॉलम वाज एग्जामाइन। जो कॉलम की एफिशिएंसी थी उसको देखा गया बाय कैलकुलेटिंग द थ्योरेटिकल प्लेट्स एन। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कॉलम की एफिशिएंसी को देखा गया, उसकी नंबर ऑफ़ प्लेट्स मालूम करते हैं उसको एन से डिनोट कर दिया। अ स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल कंप्राइजिंग टू कंपोनेंट्स ए एंड बी वाज एनालाइज। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक रेफरेंस मटेरियल था जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स है, एक ए था और एक बी था, उसको एनालाइज किया गया बाय यूजिंग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग C18 कॉलम। अब यहाँ पर जो है हमें कॉलम की लेंथ दे दी गई है 15 सेंटीमीटर, हैविंग 10,000 थ्योरेटिकल प्लेट्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्लेट्स को भी बता दिया गया है कि वो क्या है 10,000 है। स्टार्टिंग में उसे एन की से डिनोट किया गया, फिर बाद में इसे
10,000 से डिनोट बता दिया गया कि उसकी वैल्यू क्या है। द पीक्स कम्प्लीटली इल्यूटेड एट 10.3 मिनट। अब जो हमारी ये जो दो कंपोनेंट थे ए और बी, इनकी जो पीक्स थी उनके बारे में बता दिया गया है कि ए की पीक हमें 10.3 पे मिल गई कम्प्लीटली, और 15.9 पे हमें बी की पीक मिल गई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये ऊपर अबव आपको पूरा डेटा दे दिया गया है। इसकी मदद से आपको जो है आपका आप पता लगाएंगे कि आपसे पूछा क्या जा रहा है और आपसे डेटा में क्या क्या चीज़ें गिवन है, जिसकी मदद से आप अपने सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्या है, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ द पीक एट हाफ ऑफ इट्स हाइट फॉर ए एंड बी। यानी कि पीक जो हमारी बनी है ए और बी की, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, उसकी हाफ हाइट पर उसकी क्या विड्थ होगी। उसके लिए हम फार्मूला देखेंगे कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। Furthermore, if width of peak 1 for A to the right of retention time is 0.12 minute and width of peak 2 for B to the left of retention time is 0.25, then what would be the resolution? Also comment on resolution. अच्छा, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी जो विड्थ हो पीक 1 की ए के लिए, वो क्या है, राइट रिटेंशन टाइम से 0.12 मिनट है, और पीक 2 बी के लिए जो रिटेंशन टाइम से उसकी विड्थ है वो 0.25 मिनट है, तो उसका रेजोल्यूशन क्या होगा। तो रेजोल्यूशन के लिए हम यहाँ पे फार्मूला एंड में देखा लगाएंगे और उसकी मदद से हमें रेजोल्यूशन भी पता लग जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है आल्सो कमेंट्स ऑन रेजोल्यूशन इफ़ आर इज़ लेस देन 1 एंड आर इज इक्वल टू 1 या आर इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे यहीं पे ही लिखा हुआ है कि अगर हमारी रेजोल्यूशन 1 से कम आ रही हो तो इसका मतलब हमारी रेजोल्यूशन पुअर है। रेजोल्यूशन बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन टू पीक्स, जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होती है उतनी क्लियर हमारी जो है पीक्स के दरमियान सेपरेशन होती है। इसी तरह अगर आर इज इक्वल टू 1 हो तो वो इज़ गुड, और अगर आर ग्रेटर देन 1 हो तो वो फिर हमारी बेस्ट रेजोल्यूशन कहलाती है। तो सबसे पहले क्या पूछा गया हमसे, what should be the width of the peak at half of its height for A and B, यानी हाफ हाइट पर विड्थ हमें बतानी है। तो यहाँ पर हमारे पास विड्थ का फार्मूला मौजूद है W हाफ, इसको हम जो है रीअरेंज करेंगे और अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एन हमें ऑलरेडी सवाल में दिया गया है 10,000, और टी जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिटेंशन टाइम है। तो दोनों टाइम्स जो हमें दिए हैं यानी कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, दोनों की हम सबसे पहले क्या करेंगे, विड्थ निकाल लेंगे, ए के लिए भी और बी के लिए भी। टी की जगह पे हमारा रिटेंशन टाइम आ जाएगा और विड्थ हमें मालूम करनी है और एन हमें दिया गया। तो इस तरीके से 10.3 यानी ए के लिए जो विड्थ आ गई हमारे पास 0.2424 आ गई, और 15.9 बी के लिए विड्थ आ गई जो कि 0.3742 आ गई। जब विड्थ हमने मालूम कर ली तो अब हम जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हमसे कहा गया था रेजोल्यूशन मालूम करनी। रेजोल्यूशन का फार्मूला मौजूद है, ये T2 आपको गिवन है, T1 भी गिवन है, W1 और W2 आपने जो है यहाँ ऊपर फाइंड आउट कर ली। इस फार्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास रेजोल्यूशन आ जाएगी। अब ये रेजोल्यूशन जो है देखें 1 से ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि ये जो दो ए और बी कंपोनेंट्स हैं ये आपस में क्लियरली सेपरेट हो चुके हैं और इनकी रेजोल्यूशन बेस्ट है। तो यहाँ पे जो आपको कहा गया है कि कमेंट करें रेजोल्यूशन पे, तो आप कमेंट ये करेंगे कि हमारी जो रेजोल्यूशन है वो बेस्ट है। न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे तीसरा जो हमारे का न्यूमेरिकल है वो स्टैट से एनालाइट्स ऑफ अ कैल्साइट सैंपल यील्डेड कैल्शियम ऑक्साइड परसेंटेज ऑफ 55.95। अब यहाँ पे जो है हमें 4 परसेंटेजेस दी हुई हैं, यानी कैल्साइट एक सैंपल था और उसकी हमने एनालिसिस परफॉर्म की, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड की परसेंटेजेस दे दी है। द लास्ट वैल्यू अपर्स एनोमलस। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि जो लास्ट वैल्यू है वो डाउटफुल है। शुड इट बी रिटेन, क्या हमें उसे रिटेन करना चाहिए, और रिजेक्टेड, या उसे हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल बाय यूजिंग क्यू टेस्ट। 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे क्यू टेस्ट को यूज़ करते हुए। अब ये क्यू टेस्ट क्या है, तो बेसिकली स्टैट्स के अंदर अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स हमारा जो भी रिज़ल्ट आ रहा है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो हम ऐसे ही सरसरी नहीं बता सकते। उसके लिए हमें टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है जो कि हमें बताता है कि ये जो रिज़ल्ट आया है आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि ये रिज़ल्ट एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं क्यू टेस्ट।
तो अब क्यू टेस्ट का यहाँ पे आपको फार्मूला दिया हुआ है कि सस्पेक्टेड वैल्यू माइनस नियरेस्ट वैल्यू, याद रहे ये मीन में है, डिवाइड बाय रेंज। तो अब सस्पेक्टेड वैल्यू हमें बता दी गई है 56.23। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने ख़ुद बताया है कि लास्ट वैल्यू अपीयर्स एनोमलस। अगर आपको ये नहीं बताया जाता तो फिर आप देखते कि आपको ख़ुद से इस पूरी रेंज के अंदर कौन सी वैल्यू ऐसी है जो आपको सस्पेक्टेड वैल्यू लग रही है। अगर मैं देखूं इन 5 वैल्यूज़ को तो मुझे 55.95 वाली सस्पेक्टेड वैल्यू लग रही है, क्योंकि बाकी जो 4 वैल्यूज़ है वो तमाम 56 की रेंज में आ रही हैं, और एक ये वाली वैल्यू जो है 55 की रेंज में आ रही है। हो सकता है आपको यही वैल्यू लग रही हो। तो फिर अगर आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो तो फिर इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सी वैल्यू को जो है सस्पेक्टेड वैल्यू मानकर चलते हैं। तो खैर, तो यहाँ से आपने जब क्यू कैलकुलेट किया तो आपके पास वैल्यू आई 0.5357। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर आप हमें बताएं कि ये जो है वैल्यू एक्सेप्ट होगी या रिटेन होगी। तो आप क्यू टेबल जो है आपके पास गिवन होगा उसको आप जो है ओपन करेंगे और उसमें 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे आप क्यू क्रिटिकल देखेंगे कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर वो 0.829 है, और हमारा क्यू कैलकुलेटेड जो है 0.5357 है। अगर आपका क्यू कैलकुलेटेड क्यू क्रिटिकल से कम होगा तो आपकी जो रिज़ल्ट या जो भी वैल्यू होगी वो रिटेन होगी। अगर आपका क्यू कैलकुलेटेड क्यू क्रिटिकल से बड़ा होगा तो फिर इस सूरत में आपकी वैल्यू जो है रिजेक्ट हो जाएगी। अब इस केस में हमारे पास जो क्यू कैलकुलेटेड आया है वो क्यू क्रिटिकल से कम आया है, यानी क्यू क्रिटिकल इज़ ग्रेटर देन क्यू कैलकुलेटेड, since that's why we are claiming that at 95% confidence level the value has been retained। न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ न्यू फ्लोरी मेथड इज असिस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ 0.5 मोलर कंपाउंड ए। एक फ्लोरी मेथड है जो कि बनाया गया है किस लिए, कंपाउंड ए की डिटर्मिनेशन के लिए जिसकी कंसनट्रेशन है 0.5। द रेप्लिकेट्स रन्स आर परफॉर्म इन कंपाउंड ए। अब जब हमने उस कंपाउंड उस यानी उस मेथड की हमने नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट्स परफॉर्म किए, तो नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट्स परफॉर्म करने पर हमें ये कंसनट्रेशंस मिली उस कंपाउंड ए की। अब ये जो 0.5 वैल्यू है ये तो ट्रू वैल्यू है, और ये जो हमने जब नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट्स परफॉर्म किए तो ये जो हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो सवाल आपसे क्या किया, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई। न्यूमेरिकल में हमेशा शुरू की जो स्टार्टिंग लाइंस होती हैं वो इन्फॉर्मेशन देती हैं, वो बेस करती हैं कि आपको किस किस्म का न्यूमेरिकल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड आउट एनी प्रेजेंस ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। सबसे पहले आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ये बताएं कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर कोई सिस्टमेटिक एरर मौजूद है या नहीं है। दूसरा सवाल क्या है, अप्लाई अप्रोप्रिएट स्टेट्स टू इम्प्रूव प्रिसिशन ऑफ डेटा एट p इज इक्वल टू 0.05। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको जब आपने पढ़ा तो आपके जहन में फ़ौरन से ये सवाल आना चाहिए कि सिस्टमेटिक एरर किसी भी सिस्टम में मौजूद है या नहीं है, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए जो स्टैट्स कहती है, जो आप टेस्ट अप्लाई करते हैं वो कहलाता है टी टेस्ट। जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में बात की कि वैल्यू को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसके लिए कौन सा टेस्ट अप्लाई होता है वो कहलाता है क्यू टेस्ट। लेकिन अगर आपको ये पता लगाना हो कि आपके सिस्टम में किसी भी किस्म का एरर मौजूद है या नहीं है, तो उसके लिए जो आप टेस्ट अप्लाई करते हैं वो कहलाता है टी टेस्ट। तो अब यहाँ पर भी हमें टी टेस्ट की जो है ज़रूरत पड़ेगी इस पहले क्वेश्चन के लिए। और दूसरे क्वेश्चन के लिए हमें ये बताया गया है कि आप जो है इस सवाल में स्टैट्स अप्लाई करें और हमें इस डेटा को इम्प्रूव करके बताएं एट p इक्वल टू 0.05। अभी 0.05 जो है बेसिकली ये 95% कॉन्फिडेंस लेवल ही कहलाता है। ये जो है अल्फ़ा की वैल्यू जो है उस अल्फ़ा की फॉर्म में जब इसको लिखते हैं तो इस तरीके से 0.05 लिखते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में जो फार्मूला यूज़ होने वाले हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। याद रहे आपको फार्मूले जो है याद होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, ताकि आप जैसे ही डेटा देखें अपने पास नोट करें कि कौन कौन सी चीज़ आपको दी गई है, और अकॉर्डिंग टू द डेटा एंड द क्वेश्चन
यू आर गिवन, आपको फार्मूला जो है लिख लेना चाहिए और फिर उसके बाद देखना चाहिए कि आप फार्मूले में आपके पास जो जो चीज़ें मौजूद हैं वो आपको डेटा में दी गई हैं या नहीं। जो चीज़ें डेटा में दी हुई गई हैं वेल एंड गुड, और जो चीज़ें डेटा में आपको नहीं दी गई हैं वो आप फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ देते हैं, चलते हैं कि फाइंड आउट एनी प्रेजेंस ऑफ सिस्टमेटिक एरर। तो यही हमारा जो है अपना क्वेश्चन बनेगा, सॉरी फार्मूला यूज़ होगा, जिसके अंदर यू जो है हमारी ट्रू वैल्यू है जो कि हमें दी गई 0.50। एक मीन जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे या नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट्स हमें दिए गए प्लस माइनस आ जाएगा। और टी जो है आपको फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। एन जो है नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट्स को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट्स क्योंकि 6 थे तो आपने 6 लिख दिया। फिर जब आपने पूरी वैल्यूज़ को रीअरेंज करके कैलकुलेट किया टी को, तो आपके पास टी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आपको जो है एक प्लस में टी मिलेगा और एक माइनस में टी मिलेगा। तो जो प्लस वाला टी है उसको आपने कंसिडर करना है, वो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है टी कैलकुलेटेड की 0.2058। तो फिर आप क्या करेंगे, आप जाएंगे 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे टी टेबल में और देखेंगे कि आपके पास नंबर वैल्यू क्या मिली हुई है। याद रहे टी टेबल पढ़ने का ये तरीक़ेकार होता है कि आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसके अकॉर्डिंग आप टी टेबल पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला जो है वो n-1 होता है। अब यहाँ पे क्योंकि n=6 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 5 होगा। तो यानी आप 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर डिग्री नंबर ऑफ 5 पे जाके टी कैलकुलेटेड टी टेबल पे वैल्यू देखेंगे तो वो वैल्यू जो है हमारे पास 2.57 है। तो अब क्या होगा, टी कैलकुलेटेड क्योंकि टी टेबुलेटेड से कम है, लिहाजा हम कहेंगे कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर इसमें कोई सिस्टमेटिक एरर मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पर हमारी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू टी टेबुलेटेड से ज़्यादा होती तो फिर हम कहते कि हमारे सिस्टम में या हमारे एक्सपेरिमेंट में सिस्टमेटिक एरर मौजूद है। जब पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रिसिशन ऑफ डेटा की बात कर रहा है। तो प्रिसिशन ऑफ डेटा से आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि यहाँ पर क्यू टेस्ट अप्लाई होगा, क्योंकि कोई भी डेटा प्रीसाइज उसी वक्त हो सकता है कि जब उसके अंदर जो वैल्यू डाउटफुल हैं उनको हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लें। तो यहाँ पर आप सिंपल क्यू टेस्ट का वही सेम फार्मूला लगाएंगे जो सस्पेक्टेड वैल्यू होगी। अब ये इस केस में 0.39 सस्पेक्टेड वैल्यू है। अब इस केस में हमें नहीं बताया गया है कि कौन सी सस्पेक्टेड वैल्यू, हमें जस्ट कहा गया है कि आप अप्रोप्रिएट स्टेट्स लगाएं और हमारे डेटा को प्रिसाइज करें। तो अब जब मैं ये नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट्स देख रहा हूँ तो मुझे ये वाली जो वैल्यू है 0.39 यही सस्पेक्टेड लग रही है, बाकी सब फिर भी क्लोज है। तो मैं क्या करूँगा, 0.39 को ही सस्पेक्टेड वैल्यू लूँगा। तो मैंने जब यहाँ पे सॉल्व किया और क्यू कैलकुलेटेड मेरा 95% पे आया 0.833। तो अब क्यू क्रिटिकल में जो है टेबल में क्यू टेबल में जाके चेक करूँगा कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे वैल्यू क्या आ रही है। तो अब यहाँ पे देखें क्यू कैलकुलेटेड हमारा क्यू टेबुलेटेड यानी क्यू क्रिटिकल से ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि इस वैल्यू को जो 0.39 है इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर जो है ये एक मिस्टेक हो गई है, रिटेन लिखा हुआ है लेकिन हम इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारी जो क्यू कैलकुलेटेड की वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है क्यू क्रिटिकल से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, एन इंजेक्टेबल ड्रग इज़ कंटेनिंग एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड एंड कैफीन इन प्योरीफाइड वाटर। यानी एक ड्रग है जिसके अंदर हमारे पास ASA और कैफीन मौजूद है। अब 5 ml इंजेक्टेबल डोजेज इज़ ट्रांसफर टू 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क X। अब क्या किया गया कि 5 ml इस ड्रग का लिया गया और फ्लास्क X में ट्रांसफ़र कर दिया गया। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड वॉल्यूम इज़ मेकअप, वॉल्यूम मेकअप कर दिया गया उस फ्लास्क का। इन अनदर 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अनदर 5 ml ऑफ इंजेक्टेबल डोजेज इज़ ट्रांसफ़र टू 25 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क Y। अब यहाँ पर एक और फ्लास्क है जिसको हमने फ्लास्क Y से डिनोट कर दिया और इसमें भी हमने 5 ml जो है इस ड्रग का ट्रांसफ़र कर दिया। एंड 0.1 ml ऑफ 20 मिलीमोलर कैफीन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज़ एडेड बिफोर मेकिंग अप। अब यहाँ पर क्या किया गया कि फ्लास्क X में जस्ट 5 ml जो है उस ड्रग का ट्रांसफ़र किया गया और फ्लास्क Y में एक चीज़ एक्स्ट्रा की गई कि 0.1 ml 20 मिलीमोलर कैफीन को भी फ्लास्क Y में ऐड कर दिया गया। अब फ्लास्क X में आपके पास सिर्फ ड्रग मौजूद है और फ्लास्क Y में आपके पास
ड्रग प्लस कैफीन, जिसकी हमें कंसंट्रेशन भी मालूम है और वॉल्यूम भी मालूम है, उसको ऐड कर दिया गया। बेसिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड ऐड किया गया है कैफ़ीन का, और आपको मेकअप कर दिया गया। याद रहे इस ड्रग में आपके पास ESA और कैफ़ीन दोनों मौजूद हैं। ये हमें डेटा ने इंफॉर्मेशन दे दी। अब आगे हमारे से सवाल क्या किया जा रहा है। A 20 microliter loop is loaded and eject to HPL system and the peak area profile after chromatography is reported in the following table। अब आपको ये बताया जा रहा है कि 20 माइक्रोलीटर जो है ना सैंपल लिया गया और HPLC पे रन कर दिया गया। तो रन करने के बाद जो हमारे पास डिफरेंट रिटेंशन टाइम्स पर पीक एरियाज आए वो ये हैं। जब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एक्स के सॉल्यूशन को रन किया गया HPLC पे, तो 4.5 पर एक एरिया हमें ये आया और 6.9 पीक पर हमें ये एरिया मिला। और वाई के लिए हमें जो है रिटेंशन 4.5 मिनट पर ये पीक एरिया मिला और 6.9 मिनट्स पर ये पीक एरिया मिला। अब अगर हम इसे गौर से देखें तो एक्स की जो यानी 4.5 मिनट्स पर जो रिटेंशन एक्स और वाई दोनों में क्या है, सेम है। लेकिन 6.9 मिनट्स पर क्या हो रहा है, एक्स की रिटेंशन जो 6.9 मिनट्स पे जो पीक आ रही है उसकी रिटेंशन एक्स और पीक एरिया जो है एक्स और वाई दोनों में चेंज हो रहा है। अच्छा, अब सवाल क्या किया जा रहा है, आइडेंटिफाई द रिटेंशन टाइम्स फॉर एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड एंड कैफीन। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये किया जा रहा है कि आप बताएं रिटेंशन टाइम्स ASA का क्या है और कैफीन का क्या है। तो अब जो हमारी कैफ़ीन है, ASA और कैफ़ीन दोनों के हमें रिटेंशन टाइम बताने हैं। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एक्स में हमारे पास क्या मौजूद है, ड्रग, सिर्फ ड्रग मौजूद है। लेकिन फ्लास्क वाई में हमने एक्स्ट्रा कैफ़ीन ऐड की थी। तो इसका मतलब अगर फ्लास्क वाई में कोई भी चेंज आ रहा है तो वो बिकॉज ऑफ कैफ़ीन आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर रिटेंशन टाइम देखें, हमारे पास जो दिए हुए हैं वो 4.5 मिनट पर दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये जो पीक होगी ये होगी ASA की। क्यों होगी, क्योंकि दोनों फ्लास्क में जो ASA की क्वांटिटी है जो कि ड्रग में मौजूद है वो सेम है। लेकिन कैफ़ीन की जो क्वांटिटी वो दोनों फ्लास्क में चेंज हो रही है। फ्लास्क वाई में हमने एक्स्ट्रा कैफ़ीन ऐड किया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 6.9 पे पीक एरिया में चेंजेस आ रही है। तो इसका मतलब जो ये 6.9 वाली पीक होगी ये हमारी कैफीन का रिटेंशन टाइम होगा। तो यहाँ पर यही मेंशन किया गया है, द पीक एट 6.9 रिटेंशन टाइम इज इंक्रीज देयरफॉर इट इज़ ऑफ कैफीन। ये हमने कैसे पता लगाया, ये हमने चेंज की मदद से पता लगाया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली कैफीन इन ड्रग। अब आपको बताना है कि जो आपके पास जो ड्रग थी 5 ml उसके अंदर कैफ़ीन की कंसंट्रेशन कितनी मौजूद है। तो इसके लिए जो है ना हमें फार्मूला जो है डाइल्यूशन का अप्लाई करना पड़ेगा, C1V1 = C2V2। तो सबसे पहले ये चीज़ आप नोट कर लें कि ऐसे प्लस कैफ़ीन = ड्रग, यानी जो ड्रग है उसके अंदर ये दोनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं, कंपाउंड्स एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड भी और कैफ़ीन भी। तो अब जो फ्लास्क वाई है उसके अंदर हमने 0.1 ml जो है 20 मिलीमोलर कैफ़ीन ऐड कर दिया है। तो फ्लास्क वाई में हमें मालूम है कि कैफ़ीन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो इसकी मदद से हम ड्रग की कंसंट्रेशन तक पहुंच सकते हैं डाइल्यूशन का फार्मूला लगा के। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 20 मिलीमोलर, क्योंकि हमारी जो कंसंट्रेशन उसका हमने 0.1 ml लिया है, उसको हमने 25 ml की फ्लास्क में कितनी कंसंट्रेशन बनेगी वो निकाल ली। तो इस तरीके से हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ कैफ़ीन इन फ्लास्क वाई आ गई जो कि है 0.08 मिलीमोलर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो हमारा फ्लास्क एक्स है उसके अंदर हमारा जो पीक एरिया आ रहा है वाई 6.9 मिनट्स पर, यानी कि कैफ़ीन का पीक एरिया और फ्लास्क वाई में जो हमारा पीक एरिया है, उन दोनों को हम आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो पीक एरिया आ जाएगा जो कि 0.08 मिलीमोलर कैफ़ीन को ऐड करने की वजह से चेंज हुआ है। अब यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। हम ये बताएंगे कि 1108 पीक एरिया पे हमें 0.08 मिलीमोलर कैफ़ीन कंसंट्रेशन मिल रही थी। तो 2546 पीक एरिया पे हमें क्या कंसंट्रेशन मिलेगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब ये जो कंसंट्रेशन हमारी आई है, ये कंसंट्रेशन किस में आई है, फ्लास्क एक्स में आई है। जब हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई तो उसके बाद हम C1V1 C2V2 के फार्मूले की मदद से कंसंट्रेशन कैफ़ीन की जो है ड्रग के अंदर मालूम कर लेंगे। यानी जो ये कंसंट्रेशन हमारी आई होगी इसको हम मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन आ जाएगी जो कि हमारी
ड्रग में मौजूद थी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है। ड्यूरिंग अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी द 20,000 नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स आर एस्टिमेटेड फॉर एसिटामिनोफेन एसिटामिनोफिन एंड कैफीन थ्रू एल्यूमिनस 0.5 माइक्रोन साइज कॉलम ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या है, आपको नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स दे दी गई हैं जो कि 20,000 है, और आपको कॉलम की लेंथ के बारे में बता दिया गया जो कि 10 सेंटीमीटर है। द रिटेंशन टाइम्स आर 8 एंड 12 मिनट्स फॉर एसिटामिनोफिन एंड कैफीन रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा आपको T1 और T2 की वैल्यूज़ भी दे दी गई हैं। सवाल आपसे क्या किया जा रहा है, कैलकुलेट हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट्स। आपसे हाइट मालूम करने का क्या गया है, हाफ पीक विड्थ फॉर बोथ पीक्स एंड कैलकुलेट रेजोल्यूशन ऑफ सेपरेशन। अब यहाँ पे आपको जो है इन तीनों के फार्मूलाज दिए गए हैं, तमाम वैल्यूज़ आपको जो है दी गई हैं। तो डिफरेंट रिटेंशन टाइम्स पर आप इनकी जो है मालूम कर लेंगे। हाइट का फार्मूला ये है, सिंपली आप लेंथ जो आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है उसको आप डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल नंबर ऑफ प्लेट से, तो आपके पास हाइट आ जाएगी। फिर उसके बाद 8 मिनट पर आप सबसे पहले हाफ वेट जो है पीक की निकालेंगे, इसी फार्मूले से जो आपको यहाँ पर दिया गया है। और इसी तरीके से फिर आप 12 मिनट पर वेट निकालेंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप रेजोल्यूशन भी निकालेंगे। तमाम वैल्यूज़ आपको गिवन है। अगर इनकेस कोई चीज़ आपको नहीं गिवन होती तो उसके लिए आपको फर्दर वो चीज़ मालूम करनी होती। अब ये तमाम जो है न्यूमेरिकल्स थे हमारे प्रैक्टिस के लिए, और जो कि मैंने सॉल्व करवाए। और अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आप जो है नोट डाउन कर लें, और जो है ना ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है करें। जो कुछ आपको इस वीडियो में बताया गया है उसी से ही रिलेटेड ये तमाम क्वेश्चंस हैं। इनको सॉल्व करके आप जो है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड सवाल आते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं हो सकते हैं थोड़ी सी टिपिकल हों, लेकिन आप उन्हें कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। और जितनी ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर है आपके लिए। ये आपके जो है फाइनल एग्ज़ाम्स के लिहाज से काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो अगर कोई बात आपको इस वीडियो में या न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो, या आपको पूछना हो, आपके जहन में कोई सवाल हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।